प्रायोजक हैं फैशन पॉइंट बंजार, लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर की विस्तृत रेंज। राजू दी हट्टी बाली चौकी, विवाह उत्सव तथा हवन पाठ के सामान पर विशेष डिस्काउंट। शोभा पैलेस बाली चौकी, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। होटल रॉयल मेंशन, अति आधुनिक सुविधाओं के साथ फैमिली तथा लग्जरी बेडरूम। हिम सोलर, सौर ऊर्जा की सारी सुविधाएं एवं समस्याओं का तुरंत समाधान। विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। नमस्कार, न्यूज प्लस के इस खास कार्यक्रम में साहित्यिक परिवार में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पत्रकारिता विभाग डिग्री कॉलेज कुल्लू के प्राध्यापक हमारे बीच में मौजूद हैं और उनके साथ विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर सतीश चंद्र कौड़ा और उनके साथ जयदेव विद्रोही जी, वरिष्ठ साहित्यकार एवं संस्थापक ऑथर्स गिल्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश। मैं चाहूंगा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि से वरिष्ठ साहित्यकार जयदेव विद्रोही जी हमारे छोटे से मंच पे आए ताकि हम कार्यक्रम स्वागत है जी सुचारू कार्यक्रम के संक्षिप्त आप इस आज हमारा छोटा सा कार्यक्रम दशहरे के उपलक्ष्य पर हमने सोचा कि जिस तरह से हिंदी पत्रकारिता का अस्तित्व साहित्य के बगैर सूना है और साहित्य समाज का अपना एक अलग योगदान रहता है, और मुझे नहीं लगता कि कोई साहित्यकार पत्रकारिता की भाषा को ना समझता हो और एक पत्रकार साहित्य की भाषा को ना समझता हो। पकड़ अलग अलग हो सकती है, किसी की पकड़ मजबूत हो सकती है किसी विषय पर, किसी की पकड़ कम हो सकती है। इन सारी चीजों को लेकर के हमारा कोई ज्यादा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। ये सिर्फ सोचा गया कि हम जो परिवार के लोग हैं, जो 2-4 लोग हैं, हम मिल करके एक शुरू करेंगे। हमारा एक फाउंडेशन भी काम कर रहा है, विजन इंडिया फाउंडेशन, जो पूरे भारत में सामाजिक गतिविधियों को लेकर के, सामाजिक जागरूकता को लेकर के, साहित्य जागरूकता को लेकर के कार्यक्रम कर रहा है। बहुत सारे लोग उस संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं। उसके माध्यम से आज हम ये कार्यक्रम की एक रूपरेखा शुरू करना चाह रहे हैं। इस तरह की गतिविधियां कम से कम हम मासिक तौर पर साहित्य के लिए कुछ न कुछ हम करते जाएं। कभी कभी सम्मेलन हो सकता है, कभी साहित्य गोष्ठी हो सकती है, कभी कोई परिचर्चा हो सकती है, कभी किसी विषय को लेकर के हम परिचर्चा कर सकते हैं। उसमें किसी न किसी एक विशेष व्यक्ति को हम आमंत्रित करते रहेंगे। ये आज ही से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और हमें खुशी है कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पत्रकारिता विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अवधेश यादव जी, क्योंकि मेरा भी आज पहला परिचय है। अनुरंजन जी अक्सर बातचीत करती रहते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना कुल्लू के अंदर इस तरह की छोटी सी गतिविधि हम शुरू करें। और पत्रकारिता विभाग के जो यहाँ पे एक तरह के अध्यक्ष हैं, बीपीआरओ के बाद का जो विभाग आता है, जहाँ से लगभग इस समय पत्रकारिता विभाग में कुल्लू कॉलेज से 200 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और जिन्होंने आगे जाकर के जर्नलिज्म में ही जिनका कैरियर है। कुछ लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में जा सकते हैं, कुछ लोग साहित्य के क्षेत्र में जा रहे हैं। इन सारे बच्चों को भी हम अपनी कड़ी के साथ जोड़ना चाह रहे हैं। इसके लिए हम प्रबुद्ध साहित्यकारों का भी सहयोग चाहेंगे कि भविष्य में इन बच्चों के लिए हमारे पास क्या रूपरेखाएं हैं, क्या योजनाएं हैं, इन सारी चीजों को लेकर के, ताकि व्यक्ति का विकास होता रहे। तो कार्यक्रम का हम ज्यादा फॉर्मेलिटी के अंदर नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि चैनल का कार्यक्रम है। मैं महिमा और किरण से चाहूंगा कि मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए हमारी एक कुल्लवी परंपरा जो है उसको हम निभाएं। सर को टोपी से सम्मानित करें, टोपी और मफलर से। ये एक कुल्लवी परंपरा है, क्योंकि इस परंपरा के बगैर कार्यक्रम का शुभारंभ अधूरा सा माना जाता है। हमारा छोटा सा कार्यक्रम है और सर से सिर्फ फोन पर हल्की सी बात हुई थी, और मैं इनका धन्यवाद करता हूँ अपनी पूरी टीम की तरफ से, अपनी तरफ से उन्होंने हमारे छोटे से आग्रह को स्वीकार किया। आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि, जिनके सहयोग के बगैर हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, खास करके साहित्य के क्षेत्र में जो इनका योगदान रहा है वो अविस्मरणीय है। पिछले कई वर्षों से हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश चंद्र कौड़ा जी, अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं विडमाउंट स्कूल के, उन्होंने संस्थापन किया है उसका, और बच्चों के बीच में शिक्षा की एक अलग जला रहे हैं, एक अलौज ला रहे हैं, जो एक बहुत सराहनीय प्रयास है। और उसके साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और अब मैं चाहूंगा कि
हमने बहुत सूक्ष्म तरीके से इसको किया क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे दशहरे में भी बिजी है, इसलिए इसकी ज़्यादा व्यवस्था नहीं कर पाए। तो जो लोग हमारे बिल्कुल करीब थे, जिनका ये भी था कि भाई चलो कार्यक्रम में छोटी मोटी त्रुटियाँ रहेगी तो वो उसको ज़्यादा अदरवाइज ना लेकर के हम उसको शुरू करेंगे। किंतु आज हम कुछ शुरुआत जरूर करेंगे। रंजनी आप उठ जाओ। जिनके बिना न्यूज प्लस अधूरा है पिछले 15 वर्षों से। विद्रोही सर नहीं हो गया आप करेंगे सर। बैठ के बैठ के लगा दो सर। थोड़ा सा इधर मेरी साइड को देखेंगे आप। कि आने वाले क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनका एक कैरियर लगा है, उनको मुख्य धारा के साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं। इसके लिए हम एक छोटी सी कवि गोष्ठी भी आज रखेंगे। कुछ नवोदित लेखक भी आज हमारे बीच में हैं, जैसे कल्पना गौतम हैं, लक्ष्मी जी हैं, आज हमारे कार्यक्रम में पहली बार आए। तो आगे से हम सब लोगों के ऊपर ये भार भी रहेगा कि कम से कम 3 महीने में या 1 महीने में हम न्यूज प्लस पर कोई ना कोई साहित्य कार्यक्रम हम करें। ठीक है, धनाभाव में कई बार या समय के अभाव में बहुत सारी चीजें कई बार अटक जाती है, क्योंकि फिर भी हम उन सारी चीजों के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहेंगे। तो मैं कार्यक्रम को ज्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा, अपनी जगह से ही आप बोलेंगे, क्योंकि चैनल का कार्यक्रम और दूसरे कार्यक्रमों में थोड़ा सा अंतर रहता है, क्योंकि हमको रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, थोड़ी सेटिंग वेटिंग लाइट वीडियो उस तरह से करनी पड़ती है। तो कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे हमारे जो लंबे समय से हमारे कई साहित्य कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं भगवान प्रकाश जी। वहीं से हम कार्यक्रम की एक शुरुआत करेंगे। वो अपनी एक छोटी सी कविता किसी भी विषय पर, आज हमने विषय निर्धारित नहीं किया हुआ है, सिर्फ हम कुछ चीजें करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। मैं भगवान प्रकाश जी से कल चाहूंगा कि वो अपना काव्य पाठ करें। आज के मुख्य अतिथि महोदय जी, मक्या सिंह कोड़ा सर और ऑथर गिल्ड जो हिमाचल के संस्थापक विद्रोही सर, गौतम सर, व्यासक खान साहब, इंदू मैम और आप सभी जितने भी नए आज यहाँ कवि आए हैं, आप सभी का स्वागत। और सर आपको भी धन्यवाद। मैं कविता तो नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि दुशहरा लगा है। दुशहरा पर मैं एक लोकगीत पेश करने जा रहा हूँ। खड़े तो सर 1 मिनट। तो मैं दुशहरे पर एक लोकगीत गाना चाहता हूँ। पहले एक लामन। हे भोला ऋषि मुनिरा उतर कोठ हेरे देवा देवीरा प्यारा ना पानी जायरू भाड़े बागरे कैंडी शोभलीना देश भी भाड़े कुड़ुराए ला 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 ठारा करोड़ोरी सोहन हेरा विदा दशमी लागे सोहन जी सभी देवरी हीरा शक्ति जागी हो 18 करोड़ों री सोहन हेरा विदा दशमी लागी सोहन जी सभी देवरी हीरा शक्ति जागी हो 18 करोड़ों री दूरा दूरा न जातरुआए केरते भी पूजा लो दूरा दूरा न जातरुआए केरते भी पूजा लो कसरे मने न की सयारो देव देवते सी पूजा लो 18 करोड़ों रे सोहन हेरा विदा दशमी लागी सोहन जी सभी देवेरी हे शक्ति जागी हो 18 करोड़ों री देव देवते नाच दे लागे ते भी अपने रागे
देव देवते नाच दे लागे ते भी अपने रागे संगे नोच दे देवाले देवळू संगे बाजी दे बाजे हो ठार करोड़ूरी सोहनिया विधा दशमी लागे सोहन हे जे सभी देवेरी हेरा शक्ति जागी हो ठार करोड़ूरी। धन्यवाद जी। कुल्लू दशहरा के इस पावन अवसर पर भगवान प्रकाश ने अपनी सुंदर प्रस्तुति के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। बहुत छोटा सा कार्यक्रम है, कम लोगों को हमने आज बुलाया हुआ है, इसलिए हम चाहेंगे कि आपके पास एक रचना है, 2 रचनाएं भी आप उससे गा सकते हैं। और क्योंकि थोड़ी सी जगह हमारे पास कम है तो इसलिए हम ज़्यादा लोगों को आमंत्रित नहीं कर पाए। मैं अगले वक्ता के रूप में या अगले कविता के रूप में कल्पना से चाहूँगा कि वो अपना काव्य पाठ लेकर के तैयार हैं। हाँ, तो कल्पना भी पहली बार दूसरी बार हमारे कार्यक्रम में कविता पाठ कर रही हैं और इसके बाद लक्ष्मी तैयार रही। इनकी कविता का शीर्षक है होत साजे दशहरा। ठीक है। और क्या दशहरे में इस बार कोई मजा नहीं रहू, ऐसा बारी रा दशहरा हेरने वे नहीं रहू। सभी लोग हो ही रही थे दशहरे वे तैयार, पर नहीं देना त्या बदावी करने पार। ऐसा बारी रा सीखो इसको ना शुरू से। दशहरे में इस बार कोई मजा नहीं रहू, ऐसा बारी रा दशहरा हेरने वे नहीं रहू। सभी लोग हो ही रही थी दशहरे वे तैयार, पर नहीं देना त्या बदावी करने पार। ऐसा बारी रा दशहरा आशा होछा जे मनाना, अपने कुल्लू आशा करोना कम बसाना। रीति रिवाज आशा पूरे करने सारे, मास्क लाई आशा काम करने सारे। शहर में लगी धारा 144, ऐसा बारी लाइव तुसे सभी दशहरा भाली। धारा 144 रा केरना आशा पालन, सामाजिक दूरी रा भी केरना संगे पालन। हिंदी पत्रकारिता विभाग से कुल्लू कॉलेज से शिक्षा ग्रहण अनूप शिमला से कर रही है और महिमा अभी कुल्लू कॉलेज से पत्रकारिता विभाग से कर रही है और मेरे बड़े भाई की बेटी हैं, भतीजी हैं, तो यही रहती है हमारे साथ ही, तो ऑफिस का भी सारा काम देखती है। तो सभी चीज़ों के साथ हम आगे कोशिश लगातार जारी रहेगी कि कुछ विषयों को केंद्रित करते हम कार्य करते रहे, क्योंकि एकदम जल्दी में थोड़ा सा हमने कार्यक्रम शुरू किया था। तो कल्पना ने आपको कुल्लूवी भाषा में कुल्लू के दशहरे को लेकर के चंद लाइनें कही और काफ़ी प्रेरित लाइनें थी और उम्मीद करते हैं कि आप बीच बीच में कभी सम्मेलन में आते रहें। कविताएं कैसे पढ़ी जाती है इंदु भारद्वाज जी से, फिरासत खान जी से, बाकी सभी लोगों से सीखें उन सारी चीज़ों को कि कविता काव्य पाठ इस तरह से होना चाहिए। लिखा आपने अच्छा है पर उसको बोलने के तरीके को अभी और निखार हमने उसके अंदर लाना है और अपनी लिखने की क्षमता को और बढ़ाना है। अभी मैं आमंत्रित करूंगा लक्ष्मी कश्यप जी को। लक्ष्मी कश्यप हमारे साथ पिछले लगभग 1.5-2 वर्षों के साथ जुड़े हुए हैं, विजन इंडिया परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। विजन इंडिया एक समाज सेवी संगठन है जो पूरे भारत में काम कर रहा है, बहुत सारे प्रबुद्ध लोगों को लेकर के और कुछ एनर्जेटिक लोगों को लेकर के जो समाज में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगा अपनी रचना के लिए लक्ष्मी कश्यप। मेरा टॉपिक है हिंदी दिवस। हम सब की प्यारी लगती सबसे न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी राष्ट्रभाषा हमारी। हम सब की प्यारी लगती सबसे न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी राष्ट्रभाषा हमारी। हिंदुस्तानी है हम, गर्व करो हिंदी पर, समान देना दिलाना है कर्ज हम पर। खत्म हुआ विदेशी शासन, अब तोड़ो बेड़ियों को, 14 सितंबर ही क्यों याद आती है हम सबको। क्यों बस 14 सितंबर को ही हिंदी में भाषण देते हैं हमारे नेता महान। क्यों बाद में समझते हैं हिंदी बोलने में भी अपना अपमान। क्यों समझते हैं अब अंग्रेजी बोलने में खुद को महान। भूल गए क्यों हम इसी अंग्रेजों ने वर्षों पहले बनाया था हमें गुलाम। अब उन्हीं की भाषा को करते हैं हम शत शत प्रणाम। अरे ओ खोए हुए भारतीय इंसान, अब तो जगाओ अपना सोया हुआ स्वाभिमान। अरे ओ खोए हुए भारतीय इंसान, अब तो जगाओ अपना सोया हुआ स्वाभिमान। आओ मिलकर कर एक छोटा सा प्रयास, बनाए हमारी मातृभाषा एक अंतर्राष्ट्रीय साख। अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर दिखावे के लिए पूरी जान लगाते हैं। क्यों हमें हिंदी बोलने में शर्म आती है, क्यों हमें हिंदी बोलने में शर्म आती है,
माना अंग्रेजी ही पूरी दुनिया चलाती है, माना अंग्रेजी ही पूरी दुनिया चलाती है, पर हिंदी ही तो है जो हमारी पहचान दुनिया में कराती है, पर हिंदी ही तो है जो हमारी पहचान पूरी दुनिया में कराती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सड़कों पर बिठा हमारे कार्यक्रम में है। और आज हमारा बहुत छोटा सा कार्यक्रम है, कोई विधिवत कार्यक्रम नहीं था, पर आपने बहुत सुंदर रचना ली और उम्मीद करते हैं कि आने वाले सभी कार्यक्रमों के लिए आप बढ़िया से बढ़िया रचनाएं लेकर के आए। और हम प्रयास करेंगे कि किसी तरह से हम इस कार्यक्रम को सुचारू कर पाए, जो हमारे लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण विषय है, पर जरूर अगला एक प्रयास जो हम करेंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे। हम जो हमने नया स्टूडियो शुरू किया है उसके अंदर एक एक कवि को बुला करके उनकी रचनाएं वहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद की उन सभी रचनाओं को हम अपने कोशिश करेंगे, क्योंकि बिना धन के या बिना समय के कोई भी कार्य हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कोई अड़चन आ जाती है। तो हम प्रयास करेंगे उन रचनाओं को कुछ बड़े स्पॉन्सर्स को भेजें, ताकि हमारे जो कार्यक्रम है, इंदु जी के साथ हमने एक चर्चा भी की थी पहले, जिसमें हम स्कूल के बच्चों को लेकर के एक मंच प्रदान करने के लिए उन्हें हिंदी साहित्य या उर्दू साहित्य, जो भी साहित्य विधा है, उसके लिए प्रेरित करें उन लोगों को, उन बच्चों को। तो उसके लिए भी हम रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। मैं कार्यक्रम में आगे मंच पर आमंत्रित करूंगा इंदु नवनीत भारद्वाज जी को कि वो अपनी सुंदर सी रचना, क्योंकि बहुत सुंदर लिखती हैं, और जब से मैंने इनकी रचनाएं आज से लगभग 10 वर्ष पहले सुनी थी, तब से हमें लगता है कि इनके बगैर कोई भी साहित्य का जो कार्यक्रम है वो अधूरा रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि अपनी ओजस्वी शब्दों के साथ इंदु नवनीत भारद्वाज। मंचस्थ सभी आदरणीयों को, गुरुजनों को एवं सभी कविजनों को वंदन करते हुए उनके पूरे नाम अपनी रचना पे आऊंगी। मैं जिंदगी के पन्नों पर वक्त की रवानी लिखूंगी। मैं जिंदगी के पन्नों पर वक्त की रवानी लिखूंगी, पत्थरों के लबों पर तबस्सुम की कहानी लिखूंगी। मुफलिसी बेचारगी हर अश्क के अफसाने लिखूंगी। प्यार लिखूंगी, प्यार लिखूंगी, अंगार लिखूंगी, अशार लिखूंगी। तानाशाही के हर फरमान पर मैं नाफरमानी लिखूंगी। तानाशाही के हर फरमान पर मैं नाफरमानी लिखूंगी। इस कविता के साथ आप सभी को अपने बचपन की उन गलियों में ले जाने का प्रयास करूंगी, जिन गलियों में शायद कहीं गौतम सर भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे। माँ को समर्पित ये कविता है। माँ, बर्फीले मौसम में जम चुकी सुबहें जब ठिठुरा करती थी पाले की चादर ओढ़े, तब सूरज के जागने से पहले ही चूल्हे में सुलगती अनमनी गीली लकड़ियों को बड़े धैर्य से मनाकर तुम ही जला सकती थी। तुम्हारी रसोई में पके स्नेह का जायका आज भी ताजा है मेरी जुबान पर। याद है माँ, जब हवा की बाहों में झूमते थे पेड़, नाचते थे बर्फ के फाहे, सफेद सन्नाटे के कानों में गूंजने लगते थे कर्तव्य के गीत, और तुम्हें पुकारती थी गज भर बर्फ में खो चुकी मीलों दूर बने स्कूल तक की पगडंडी। बर्फ में बने तुम्हारे कदमों के निशानों पर हौले से कदम टिकाती दुधमुहे बच्चे की चिंता जब चुपके से साथ हो लेती थी, तो सुबह की लालिमा तुम्हारी आंखों में उतरकर और भी नम कर जाती थी भीगे मौसम को। जंगल को निगलते घने कोहरे में तुम हमेशा संभाल लेती थी मुझे साहस की एक लौ थमाकर। आज समझ पाई हूँ माँ कि बाजार से लाई जाने के बाद भी क्यों एकाएक तुम्हें नापसंद हो जाती थी वे सारी चीजें जो तुम्हारे बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद थी। पता ही ना चला माँ कि कब तुम्हारा हाथ थामे रोज स्कूल के लिए निकलते, गिनती और अक्षर ज्ञान बड़े होकर कब पहाड़े, फिर बीज गणित के सवाल पाइथागोरस के प्रमेय या गीता के श्लोक बन गए। पथरीले जंगली रास्ते का जर्रा जर्रा परिचित था तुम्हारे कंठ में बैठे अंग्रेजी हिंदी व्याकरण पाणिनि के सूत्रों, विज्ञान के सिद्धांतों और इतिहास की घटनाओं से। तुम रोज उड़ेलती थी ज्ञान की बूंदे ममता की मिठास मिलाकर जंगल में घर से दूर छोटे से स्कूल में पढ़ने आए बच्चों को
बच्चों की नन्ही अंजुरियों में। केवल दाल रोटी बनाने की कवायद में जुटी होती थी जब लोगों की बतियाती शामें तुम चमका रही होती थी केरोसिन के पुराने लैंप की काली चिमनी, ताकि फैला सको तुम परमार्थ का उज्जास गांव भर के बच्चों के जीवन में। तुमसे विरासत में मिली आस्था मन में असीम शांति लिए हुए कभी उस पुराने मंदिर में बैठ जाती है तो चुपके से मुस्कुरा उठता है गुजरा वक्त। आश्वस्त रहना माँ कि तुमने बोए थे जहाँ नन्ही क्यारियों में संस्कारों के असंख्य बीज, वहाँ उगती हैं आज मोतियों की फसलें और तुम्हारी नन्ही चिड़िया ने बुन लिया है अपना आकाश। जय हिंद, जय भारत। बेहद सुंदर और खूबसूरत रचना है इंदु भारद्वाज की। इनकी रचनाओं में जो जटिलता होती है, मुझे नहीं लगता है कि कुल्लू में कोई दूसरी लड़की इतनी जटिलता के साथ कविताएं लिखती है और काव्य पाठ करती है। ये इनके हिंदी के समर्पित इनके जो भाव हैं और हिंदी के लिए जो इनका पूरा परिवार समर्पित रहा है। इनके पतिदेव, इनके हस्बैंड श्री नवनीत भारद्वाज जी बहुत अच्छे मंच संचालक हैं और इनके माता जी हिंदी संस्कृत की अध्यापिका रही है। दूरदराज के क्षेत्रों में उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है और वहीं से जन्म लिया है इंदु नवनीत भारद्वाज की हिंदी ज्ञान ने। और हम उम्मीद करते हैं कि इनकी हिंदी साहित्य साधना जो है वो निरंतर चली रहे और इनकी साधना का आने वाली पीढ़ी कुछ न कुछ अनुसरण जरूर करे। कार्यक्रम को हम थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं और मंच पर मैं आमंत्रित करूंगा उर्दू के प्रसिद्ध लेखक। इनकी कई रचनाएं बहुत चर्चित रही है, कई रचनाओं ने इनको बड़े बड़े मंचों पर इन्होंने उन रचनाओं को सुनाया है। उर्दू के बहुत अच्छे जानकार हैं क्योंकि हिंदी और उर्दू दो बहनें हैं। हिंदी के बगैर उर्दू का साहित्य अधूरा है और उर्दू के बगैर हिंदी साहित्य अधूरा है। तो मैं आमंत्रित करूंगा फिरासत उल्लाह खान को अपनी खूबसूरत रचना लेकर के हमारे दर्शकों को और आज के इस कार्यक्रम को और रंगीन बनाएं। स्वागत है। गो लाख रंगत हो फूल में, खुशबू नहीं तो कुछ भी नहीं। शेरो अदब की महफिल हो और उर्दू नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं आज के इस अपने नज़म में मुझे यहाँ पर बेटियों की, देवियों की जो तादाद है, इसको देखते हुए सबसे पहले जो मैं शेर अर्ज करूँगा वो इनको ही नज़र है और बाकी भी सबके लिए बराए मेहरबानी महसूस करें कि रुख पे नकाब न सर पे दुपट्टा ज़रूरी है। रुख पे नकाब न सर पे दुपट्टा ज़रूरी है, बस ज़रा सी आँख में शर्म व हया ज़रूरी है। न शोखी न अदा, न तबस्सुम न निगाहें, न शोखी न अदा न तबस्सुम न निगाहें। आला किरदार शख्सियत में और वफा जरूरी है। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये आगे है, अगर जिंदा हो तो महसूस हो, अगर जिंदा हो तो महसूस हो जिंदा होना, अगर महसूस हो तो जिंदा हो, अगर जिंदा हो तो महसूस हो जिंदा होना। उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है। गर्दिशे हालात व आजमाइश जमाने में आते जाते हैं। गर्दिशे हालात व आजमाइश जमाने में आते जाते हैं। मजबूत इरादा सब्र का दामन थामे रहना जरूरी है। हम अमन के सिपाही हैं, इसका परचम उठाए हुए हैं। हम अमन के सिपाही हैं, इसका परचम उठाए हुए हैं। दुश्मन की हर चाल को नाकाम और औकात दिखाना जरूरी है।
वाह क्या बात है। मोहब्बत में एकदम तर्क ताल्लुक अच्छा नहीं होता। जी वाह, अरे मोहब्बत में तर्क ताल्लुक एकदम अच्छा नहीं होता। दिखावे के लिए ही सही थोड़ा सा मुस्कुराना जरूरी है। आप एक बात फिर दोहराइए। मोहब्बत में एकदम तर्क ताल्लुक अच्छा नहीं होता। मोहब्बत में एकदम तर्क ताल्लुक अच्छा नहीं होता। दिखावे के लिए ही सही थोड़ा मुस्कुराना जरूरी है। थोड़ा मुस्कुराना जरूरी है। जुल्म सहने की भी एक हद मुकर्रर होनी चाहिए। जुल्म सहने की भी एक हद मुकर्रर होनी चाहिए। बाजी जब अपने पाले में हो तो आईना दिखाना जरूरी है। बढ़िया। बस इसके साथ मैं आपसे शुक्रिया। बहुत सुंदर रचना फिरासत मखाम की अपने खूबसूरत अंदाज और उर्दू के जटिल शब्दों के साथ उन्होंने अपनी रचना प्रस्तुत करी। कार्यक्रम को हम ज्यादा लंबा नहीं लेके चलेंगे। मैं आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से जो हमारे बीच आमंत्रित हैं जयदेव विद्रोही जी, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। सतीश चंद्र कौड़ा जी, इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पत्रकारिता विभाग के डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर सर का, जिन्होंने हमारे छोटे से आग्रह पर हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में आकर शिरकत की और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं विद्रोही जी से चाहूंगा कि वो चंद शब्द या अपनी रचना के साथ इस कार्यक्रम को एक गति और दें। इनके साथ मत है। सिंपल शब्दों में एक जटिल समस्या मेरे समक्ष रख दी गई। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, यहाँ उपस्थित शिक्षा शास्त्री और अपने फन में माहिर, एक से बढ़कर एक फनकार, कहने को तो हम 8-10 आदमी हैं, लेकिन पूरी कायनात का हम तर्जुमान नहीं भी कर सकते हैं। हम पूरे समाज को हम एक दिशा भी दे सकते हैं। इतने सक्षम हम लोग हैं। ये पत्रकारिता का या साहित्य का एक बहुत बड़ा साक्षेप है। मैं आभारी हूँ अपने D.R. गौतम जी का, जिन्होंने ये कुछ दिन पहले मेरे आगे समस्या रखी कि साहित्य को पत्रकारिता के साथ कैसे जोड़ा जाए। तो मैंने कहा तुम ही सब दो कोई हमें सुझाव। तो इन्होंने जो सुझाव दिया वो मुझे बहुत एप्रोप्रिएट लगा। वो ये था कि जब तक पत्रकारिता के साथ साहित्य नहीं जुड़ता, जब तक साहित्य को पत्रकारिता का सानिध्य नहीं मिलता, तब तक हम आगे बढ़ पाएंगे। मुझे यहाँ कुछ शक लग रहा है, भले ही हमारे प्रयास जो है वो इसमें सक्षम हैं। बात बहुत अच्छी थी। मैंने इसलिए इसको अप्रिशिएट किया कि वो मेरी धारणा जो थी और भी बलवती हो गई ये देख करके कि यहाँ जो शिक्षा शास्त्री हैं, पत्रकारिता के जो अध्यापक हैं, पत्रकारिता के जो प्रोफेसर साहब यहाँ हैं, उनका मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस काम को अपनी, जिसे कहते हैं ना, शुभ चिंता के साथ, इच्छा शक्ति के साथ है इस चुनौती को आगे बढ़ने के लिए अपनी पूरी सेवाएं जो हैं वो अर्पित की हैं। और इन्होंने मुझे आते ही विश्वास दिलाया था कि बेफिक्र रहिए, जब तक मैं यहाँ हूँ मेरा भरपूर सहयोग मिलता रहेगा। यहाँ के पत्रकार लेखकों को,
यहाँ के पत्रकार प्रशिक्षुओं को, यहाँ के पत्रकारिता से जुड़े लोगों को जितनी मैं सेवा कर सकता हूँ मैं करूँगा, ये इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। तो उस तरफ मैं आपको आपकी तरफ से डॉक्टर अपने डी.आर. गौतम की तरफ से, उनकी बेटियों की तरफ से और जो लेखक समाज है उनकी तरफ से मैं ये अपनी ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि प्रोफेसर साहब, अगर आपने सहयोग का एक हाथ बढ़ाया है तो हमारे सारे के सारे हाथ आपके साथ हैं। आप हमें सहयोग दो, फिर देखो कि ये मिल करके कैसा एक गुल खिलता है, गुलदस्ता खिलता है, ये क्या बनता है क्या नहीं बनता है। पिक्चर आपके सामने होगी और सहयोग हमारा, संकल्प हमारा आपके पास होगा, सामने होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं ये चाह रहा हूँ कि जो डींग हमने यहाँ मार दी आज, जो आपको ये कह दिया कि हम आपके साथ मिलकर चलेंगे, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि इस संकल्प की परिपूर्णता को आगे ले जाने के लिए आप मन से, वचन से, कर्म से मेरा साथ दीजिए, डी.आर. गौतम का साथ दीजिए और इस कार्य को आगे बढ़ाइए। और अगर ऐसा हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब आपका नाम हिमाचल प्रदेश के साहित्य, कला, संस्कृति और पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। मेरे पांव से जमीन नीचे ही नीचे धंसती जा रही थी। वाह। इधर मेरे पांव से जमीन नीचे ही नीचे धंसती जा रही थी, उधर मैं चांद सितारों को तोड़ने हेतु ऊंची से ऊंची छलांगे भर रहा था। अरे वाह। उधर मैं चांद सितारों को तोड़ने हेतु ऊंची से ऊंची छलांगे भर रहा था। ये सच है, इधर मेरी हर ऊंची छलांग मुझे आकाश से और भी नीचे ले जा रही थी। वास्तविकता को मैं समझ ना पाया। मुझे ऊर्जा के ऊंची से ऊंची छलांग भरना और धड़ाम से नीचे गिर जाना मुझे तब समझ आया जब मेरे पांव के नीचे तनिक ऊपर तक तो जमीन ही रही नहीं, तो जमीन ही रही नहीं। मैं गर्त में ऐसा गिरा कि मेरा अस्तित्व तक मिट गया। तब कहीं आकर मुझे मेरी माँ का कथन याद आया, अरे मूर्ख, सोच समझकर उड़ो, यूं छलांगे मत मारो। अरे आकाश पर पंख रहित उड़ने का अर्थात मारे जाना है, बेमौत मारे जाना है। तुम पता लगा कि तब मुझे पता लगा कि मेरी माता अनपढ़ ना होकर एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी की प्रधानाचार्य थी। सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारे बीच आए मुख्य अतिथि का स्वागत करना चाहूँगी कि जो हमारे छोटे से आग्रह पर यहाँ पर पहुँचे, और यहाँ पर आए सभी साहित्यकारों का भी स्वागत करना चाहूँगी, और जो नए कवि हमारे बीच आए हैं उनका भी स्वागत करना चाहूँगी। मैंने कुछ समय पहले एक छोटी सी कविता लिखी थी, अभी तो लिखने का समय नहीं मिला, दुशहरे में थोड़े बिजी थे, तो ये कविता उस टाइम सुनाई थी मैंने जब कुलवी सर के जाने के बाद पहली बार कवि सम्मेलन हुआ था। मैं एक बार फिर से इसको ही सुनाना चाहूँगी, जो मतलब सबसे ज़्यादा मुझे लगता है सबसे ज़्यादा भाव जिसमें मेरे जितना भावों को इस्तेमाल हुआ था इसमें, तो मैं सुनाना चाहूँगी। प्रियतम मेरे, ये कविता कुलवी सर को याद करके लिखी गई है। कविता का शीर्षक है प्रियतम मेरे। बन चुका है कलेजा पाषाण, बन चुका है कलेजा पाषाण, पत्थर बनकर जम जाएगी सांसें, सॉरी बर्फ बनकर जम जाएगी सांसें। बन चुका है कलेजा पाषाण, बर्फ बनकर जम जाएगी सांसें। सीने से मुझे अपने लगाकर जरा पिघला दो ना ये पाषाण, जरा पिघला दो ना ये पाषाण। आभार तेरा ओ प्रियतम मेरे, आभार तेरा ओ प्रियतम मेरे, पिघलाकर गमों का सागर बना दिया, पिघलाकर गमों का सागर बना दिया। आंसुओं को मेरे रोक कर, आंसुओं को मेरे रोक कर, तूने जल प्रलय को निमंत्रण दिया, तूने जल प्रलय को निमंत्रण दिया। कंठ भारी हो चुका है,
कंठ भारी हो चुका है अब तो जी भर रोने दे, कंठ भारी हो चुका है अब तो जी भर रोने दे, जल प्रलय में डूब जाऊंगी मैं, जल प्रलय में डूब जाऊंगी मैं, अब तो आंसू बहाने दे, अब तो आंसू बहाने दे। धन्यवाद। इसको रुकने को नहीं, पर हम ज़्यादा काम करते ना जाएं, जो हम सुना चुके हैं। अगले कार्यक्रम में नई रचनाओं को लेकर के ही हम आए। उससे क्या होगा कि साहित्य सृजन लगातार बना रहेगा, वरना सृजन रुक जाता है। इस तरह के आयोजनों का एक ही मकसद होता है कि सृजन निरंतर जारी रहे, और यही प्रयास कॉलेज में जितने भी बच्चे और भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, खास करके पत्रकारिता विभाग में। क्योंकि दुख होता है कि मैं जब शिमला में दूरदर्शन में था तो हमारे पास बच्चे वहाँ से कॉलेज से यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप के लिए आते थे। तो जब हम उनको पूछते थे कि आप क्यों आए हैं पत्रकारिता में, तो उनका ये जवाब होता था कि ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि एडमिशन नहीं मिल रही थी, तब पत्रकारिता में चले गए। तो वो वेदना है, वो वेदना इसलिए है कि हम लोग ज़्यादा जागरूक नहीं हैं जो इस विषय के साथ जुड़े हुए हैं। आज भी कुल्लू कॉलेज में सर के साथ अभी चर्चा हो रही थी कि लगभग 200 छात्र पत्रकारिता में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और बहुत कम छात्र ऐसे होंगे जो पत्रकारिता के लिए पत्रकारिता में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश पत्रकारिता के विषय में आए हुए हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन बच्चों को, उन छात्रों को मुख्यधारा के साथ जोड़े, वास्तव में उनको साहित्य के प्रति सजग करें, वास्तव में उनको पत्रकारिता के प्रति सजग करें। क्योंकि हिंदी साहित्य के बगैर हिंदी पत्रकारिता बिल्कुल निरस है। मुझे नहीं लगता है कि हिंदी पत्रकारिता हिंदी साहित्य के बगैर आगे चल सकती है। ये अलग बात है कि आज के दौर में पत्रकारिता ने अपना रूप बदल लिया है। यहाँ मैनेजमेंट के लोग आने शुरू हो गए हैं, यहाँ मार्केटिंग के लोगों ने अपना जगह शुरू कर दिया है। साहित्य से हट करके पत्रकारिता एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री बन गई है। यहाँ लोग अब लिखने के लिए, ये साहित्य सृजन के लिए नहीं आते हैं, अपना कैरियर बनाने के लिए आते हैं। उस दौर में भी हमें प्रयास करना चाहिए। ये खुशी की बात है कि आज पत्रकारिता जैसे विषय में भी लोग कैरियर बना रहे हैं, किंतु हिंदी साहित्य या उर्दू साहित्य या साहित्य की समझ किए बगैर उस विषय में आगे जाना हम सब के लिए बहुत मुश्किल है, और खास करके आने वाली पीढ़ी को और ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि पाठकों की संख्या निरंतर गिरती जा रही है, पाठकों की संख्या कम होती जा रही है। आज का मीडिया का दौर भी बदल चुका है। कभी पूरे पूरे अखबार साहित्य से भरे पड़े होते थे, आज बड़ी मुश्किल से एक आध पेज हमें देखने को मिलता है, और मुझे लगता है कि उस एक आध पेज को भी सिर्फ 1% पाठक पढ़ता है, साहित्य वाले पेज को। बाकी तो उसी को, क्राइम को पढ़ रहे हैं या दूसरी चीजों को पढ़ रहे हैं या पॉलिटिकल एनालिसिस को पढ़ रहे हैं, पर साहित्य का जो एक पेज भी आता है उसे बहुत कम पाठक पढ़ते हैं। हमें नए दौर के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए कलेवर के साथ साहित्य को समाज के सामने परोसना होगा। इसी तरह से न्यूज प्लस ने आज से कुछ वर्ष पहले, इंदु नवनीत भारद्वाज जी उसकी गवाह हैं, जब हमने शुरू किया था न्यूज प्लस को, और हमने शुरू किया था कि हम कुछ न कुछ साहित्य कार्यक्रम करते रहे। दुर्भाग्यवश मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ उथल पुथल रही, और इस वजह से हम उस कार्यक्रम को नियंत्रण कर पाए, और मुझे यहाँ से शिमला जाना पड़ा, और मुझे 3 से 4 साल का समय वहां पे लगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर आने से दोबारा से हमने उसको शुरू किया हुआ है, और आप सब लोगों का सहयोग, खास करके जयदेव विद्रोही सर का, श्री चंद्र कौड़ा जी का, इंदु नवनीत भारद्वाज जी का, भगवान जी का, फिरासतुल्लाह खान का, और हमारे साथ जितने भी लोग, लक्ष्मी कश्यप जी हमारे साथ बिल्कुल विजन इंडिया परिवार के साथ लगभग 1.5 वर्षों से जुड़े हुए हैं। किंतु साहित्य सम्मेलन में, क्योंकि हमें कल परसों ही पता लगा था कि लक्ष्मी जी लिखती हैं, तो जरूर आप आज के बाद जितने भी कार्यक्रम आए उनमें आए। मेरी अपनी एक दिल्ली इच्छा है, कब ये पूरी होती है ये मैं नहीं कहता हूँ, इसीलिए मैं साहित्यिक कार्यक्रमों से थोड़ा सा बचने की कोशिश करता हूँ। मेरी अपनी एक कोशिश है कि मैं साहित्यकारों को, जब भी हम चैनल पे कोई कार्यक्रम करें, उसको कम से कम निःशुल्क ना करें। ये अलग बात है कि अभी हमारे पास कोई व्यवस्था उस चीज को लेकर के बन नहीं पा रही है, तो उसके लिए एक प्रयास निरंतर जारी रहेगा। हम कुल्लू में एक नया दौर शुरू करेंगे कि साहित्यकार है, भले उसको 101 रुपए दिया जाए, पर एक श्रद्धा के रूप में दिया जाए, एक मोमेंटो उसको दिया जाए, कुछ ना कुछ हम इस तरह के कार्यक्रमों को हम जरूर करेंगे। तो मुझे लगता है कि यार चलो, हम किसी को बुला भी रहे हैं और खाली चाय पिला करके हम उनको भेज भी देते हैं। 2 घंटे का समय भी आज के लोगों के लिए बहुत कीमती है। लोग दुकान छोड़ करके आ रहे हैं, लोग घर परिवार बच्चे छोड़ करके आते हैं, लोग अपना काम छोड़ करके आते हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि आप सब लोग हमारे साथ पिछले 1 दशक के साथ जुड़े हुए हैं। खान साहब हमारे साथ 10-15 सालों से मैं इनको जानता हूँ और इनकी रचनाओं का बड़ा भक्त हूँ, क्योंकि उर्दू के अंदर जो इनकी मजबूत पकड़ है, ये मुझे कुल्लू के अंदर कम से कम नहीं दिखी।
तो आप सब लोगों का आभार रहेगा, व्यक्त रहेगा। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि सतीश चंद्र कौड़ा जी, आप सबका भी धन्यवाद रहेगा। मैं कार्यक्रम को बिल्कुल अंतिम रूप में लेके चलता हूँ। सतीश चंद्र कौड़ा जी से चाहूंगा कि अपनी रचना पहले सुनाएं और उसके बाद चंद शब्दों से, प्रोटोकॉल के हिसाब से अनुरंजनी की रचना भी पहले होनी चाहिए थी, पर वो मैं भूल गया था, तो इसलिए हमने वो सर के बाद में करवाई। तो अब कार्यक्रम के विशेष अतिथि, इसके बाद कोई रचना नहीं। हम वो कर लेंगे एडिट, आप बोलो प्लीज। सतीश चंद्र कौड़ा जी, मैं चाहूंगा कि रचना और चंद हमें आशीर्वाद के शब्द जरूर रहे, ताकि हमारी ऊर्जा बनी रहे। जो नए लेखक, नवोदित लेखक आए हैं, उन कार्यक्रमों को हम शुरू कर सकें। पहले मैं आपसे इस प्रोग्राम की कल रात को ही सूचना मिली और फिर जी ने मेरे को ये नहीं बताया कि शायद यहाँ कविता भी पढ़ ली हो। पर मैं एक बात आज इन बच्चों को देखकर सीख गया, क्योंकि हमारा जो टीचिंग होता है, इट इज ए लर्निंग प्रोसेस। हम बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं, उनको सिखाते ही नहीं, बहुत कुछ सीखते हैं। आज मैंने एक नई बात सीख ली कि भाई अपने मोबाइल में पोएम में डाल तो आगे से ये गलती नहीं होगी। आज तो हो गई। बचपन से जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हिंदी में ऐसे लिखना आता था कि समाचारों के लाभ, तो हम उसमें एक लाइनें लिखते थे, एक दो, वो आज भी मुझे याद है। हमारे हिंदी के जो टीचर थे बड़े सख्त, पर मुझे उन्होंने हिंदी का शौक इतना डाल दिया कि चाहे मैं 10th के बाद कभी हिंदी पढ़ा ही नहीं, मौका ही नहीं मिला, पर मुझे वो हिंदी का शौक अभी तक रहा। वो लाइनें थी, खींचो न कमानों को, खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। पत्रकारिता का हमारे जीवन में महत्व इतना है कि हम उसके बिना अब जीवित रह ही नहीं सकते। हमारे जैसे जो वृद्ध पुरुष हैं, अगर हम सवेरे अखबार ना पढ़े, टीवी देखना एक दूसरी बात है, खबरें सुनना एक दूसरी बात, पर जब तक हम उन अखबारों को नहीं पढ़ते, हमें लगता है कि हमने कुछ नहीं किया। तो चाहे आजकल ये जो मॉडर्न मीडिया आ गए हैं, लोग उसकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित भी होते हैं, पर जो लेखन का कार्य होता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। एक पत्रकार अपने शब्दों से ऐसे लेख लिखते हैं कि पढ़ने वाले उसकी जो लेखन की कला है उससे इतना प्रभावित होते हैं कि उसको एक जीवन का एक अंग बन जाता है। कुछ पत्रों में ये जो अखबारें आती हैं उसमें एडिटोरियल आता है। अखबार पढ़ने वालों के भी अलग अलग शौक होते हैं। जो जवान बच्चे हैं वो या तो स्पोर्ट्स देखेंगे या फिल्मों के बारे में अपना अपना शौक है। कुछ लोग हैं वो जो खबरें आती हैं, चटपटी खबरें, उनका शौक रखते हैं।
और जैसे जैसे आदमी मैच्योर होता जाता है वो फिर एडिटोरियल को सबसे पहले पढ़ता है, क्योंकि उसमें सारे अखबार का एक सार होता है। तो पत्रकार और लेखक या कवि, इनका आपस में एक अटूट संबंध है। कवि अपनी रचना से कहां का कहां पहुंच जाता है। जब मनुष्य चांद पर भी नहीं पहुंचा था, उससे पहले किताबें छप गई थी कि मंगल ग्रह पर ये जीवन है, बुध ग्रह पर ये जीवन है। इसलिए हम कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि की कल्पना तो बहुत लंबी उड़ान है। तो अगर हमारे जीवन से आज के जीवन में भी, चाहे जितने मर्जी टीवी आप देख लो या रेडियो पे सुन लो या कुछ भी करो, पर अखबार का कोई मुकाबला नहीं। तो पत्रकारिता हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, हम उससे अलग नहीं हो सकते। आज ये प्रोफेसर हमारे बीच में हैं, ये इसके ऊपर ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं। हमने तो अपने जीवन से जो अनुभव किया है, जो प्राप्त किया है, जीवन में जो कुछ देखा है, उसी को हम बता सकते हैं। मैं अभी कुछ वर्ष पहले लिखना शुरू किया विनोद जी की प्रेरणा से। मैं कोशिश अब कर रहा हूं कि मैंने जो बचपन में देखा है, पढ़ा है, अपने गुरुओं से सीखा है, उसको आप लोगों के सामने रखो। वही विचार जो मैंने सीखे वो आपको आगे बताऊं। तो मैं तो ये समझता हूं कि आज गौतम जी ने जो सबको यहाँ एकत्रित करके ये इतना अच्छा एक कॉन्फ्रेंस ये की, हमारा मिलन हुआ, आप सबसे मैं मिला, खुशी हुई आपके विचार जाने, आपकी कविता के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, विशेषकर हमारे भारत में। तो गौतम जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज हमें यहाँ आमंत्रित किया, और भविष्य में भी हम उनके इस कार्य में सहयोग देंगे। शायद आपने एक पोएम पढ़ी होगी, अबू बिन आदम, इंग्लिश की एक पोएम। 2-4 लाइनें उसके बारे में कहूंगा कि उसमें एक देवदूत आता है सपने में, उसे पूछता है, तो अबू बिन आदम उसको कहता है कि आपके हाथ में ये जो पुस्तक है उसमें क्या लिखा है। देवदूत ने कहा कि इसमें उन आदमियों के नाम लिखे हैं जिनको भगवान प्यार करते हैं। तो अबू बिन आदम ने उस देवदूत को कहा, इसमें मेरा नाम है? कहता नहीं। तो कहता मेरा नाम उस पुस्तक में लिख दो जो प्रभु के आदमियों को प्यार करते हैं। देवदूत चला गया। अगले दिन वो आया तो उसने दिखाया कि उसका नाम सबसे ऊपर। लव ऑफ ह्यूमैनिटी इज द लव ऑफ गॉड। मैं अपने आप को कभी नहीं मानता, मेरा शौक है, शौक डाल दिया है
लिखता हूँ, पर मैं तो वो व्यक्ति हूँ जो कवियों से प्यार करता है। जो भी मेरे से होता है मैं उनके लिए हमेशा सहायता करने के लिए तैयार हूं, ताकि ये जो साहित्य का कार्य है ये ऊंचा उठे। तो मैं एक बार फिर अब सबका धन्यवाद करता हूं। विद्रोही जी का मैं बहुत आभारी हूं, मेरे गुरु हैं। एक गुरु ही एक अच्छी लाइन पर लेके जाता है। हम आभारी हैं अपने यादव जी के, गौतम जी के और आप सब के। वो आप यहाँ पर एक आए और मैंने आपके याद रखे। धन्यवाद। युग को देख देख करके ही हम बढ़ते जा रहे हैं, कुछ पढ़ते जा रहे हैं, कुछ लिखते जा रहे हैं। और आप जैसे लोगों का सहयोग रहेगा कि न्यूज़ प्लस परिवार का जो साहित्य साधना का जो कार्यक्रम है, इसको हम निरंतर करने का एक जरूर प्रयास कर रहे हैं। और अब धीरे धीरे संख्या और भी बढ़ती जा रही है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में, जो आज से 10 वर्ष पहले हमने एक अलग जगाई थी कि हम साहित्य के लिए कुछ तो अलग करेंगे। जैसा आपने कहा कि मैं लिखता कम हूँ पर लेखकों से ज़्यादा प्यार करता हूँ, शायद मेरी भी यही व्यक्तिगत स्थिति है। मुझे भी लगता है कि हिंदी पत्रकारिता में यदि हम काम कर रहे हैं तो साहित्यकारों के बगैर, साहित्य समाज के बगैर, लेखकों के बगैर, कविताओं के बगैर, रचनाओं के बगैर, निबंधों के बगैर हम वो चीज समाज के समक्ष नहीं ला पाएंगे जो वास्तव में हम लाना चाहते हैं। हम राजनीतिक खबरों के बीच में दबे कुचले रह जाएंगे। हम रोज दुर्घटनाएं, अपराध, एक्सीडेंट, मृत्यु, शोक, इस जैसी खबरों के बीच में रोज उलझ जाते हैं, किंतु वास्तव में समाज को हमने क्या दिशा देनी है ये साहित्य ही तय करता है। और दुख होता है कि आज पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग साहित्य की समझ नहीं रख पाते हैं और साहित्य से जुड़े हुए लोग भी पत्रकारिता को नकारते रहे हैं। हमें एक साथ जुड़ना होगा, हमें एक मुख्य धारा में आकर के समाज को एक नई दिशा देनी होगी। कार्यक्रम को अंतिम रूप में लेकर के आज आप सब लोगों का एक बार फिर से आभार करूंगा, खास करके आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर यादव जी का, जिन्होंने हमारे छोटे से आग्रह पर एक छोटा सा कार्यक्रम हमने एक छोटे से कमरे के अंदर आयोजित किया। आप आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सतीश चंद्र कौड़ा जी इतनी उम्र में हमारे साथ कई वर्षों से जुड़े हुए हैं और विद्रोही सर तो हमारे पिता तुल्य हैं। जब से हमने न्यूज़ प्लस की शुरुआत की तब से साथ में लगे हुए हैं। एक दौर ऐसा भी आता था कि हमारे पास प्रूफ रीडिंग तक की दिक्कत आती थी, मात्राओं की गलतियां रहती थी, तो सर आते थे, वहां पे आकर के हमें बताते थे कि तब से लेकर के आज से लगभग 15 वर्ष पहले जब हमने न्यूज़ प्लस को शुरू ही किया था, तब हमारे साथ कोई भी व्यक्ति जुड़ने के लिए तैयार नहीं था। सबको लगता था कि ये चीजें शुरू हो जाती है किंतु बंद हो जाती है। तो जिद थी, आज हमें खुशी होती है कि पूरे हिमाचल में हमारे पास सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं न्यूज़ प्लस परिवार के साथ। और उससे भी ज्यादा खुशी होती है कि विजन इंडिया के नाम से हमने जो ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है पिछले 1.5 वर्षों से, उसके साथ सैकड़ों की संख्या में हिमाचल से लोग जुड़े हुए हैं और दर्जनों ही नहीं बल्कि अब सैकड़ों की संख्या में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लोग जुड़े हुए हैं। और ये 15 वर्षों से आप लोगों का प्रेम, और इन 15 वर्षों में आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहे। सतीश चंद्र कौड़ा जी रहे, विद्रोही सर रहे और इंदु भारद्वाज जी लगातार जुड़े रहे, फिरासत खान साहब, ये सब लोग पिछले 15 वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कई बार हमको लगा कि यार हमारी धमनियों में रक्त खत्म हो जाएगा और हम काम आगे नहीं कर पाएंगे, पर तब तक किसी न किसी का चेहरा दिख जाता था। हिंदू का चेहरा दिख जाता था, पुनीत का चेहरा दिख जाता था, विद्रोही जी का चेहरा दिख जाता था और हमारे आदरणीय श्री दीपक कुलबी जी का चेहरा दिख जाता था। और लगता था कि नहीं यार, अभी तो लोग हैं, अभी तो हमारे साथ और लोग हैं जो जिनके साथ हम कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। तो यही चीज आप लोगों के मुस्कान भरे चेहरे और आप लोगों की एक आशा भरी नजरें कि यार न्यूज़ प्लस परिवार कुछ तो करेगा, और वही उम्मीद हमें आगे लेके आई। कार्यक्रम के अंत में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पत्रकारिता विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर यादव जी से मैं चाहूंगा कि वो अपने चंद शब्दों से हमें कुछ प्रेरणा दें, आशीर्वाद दें और हमें थोड़ा जागरूक करें कि हम
पत्रकारिता और साहित्य समाज, और खास करके आपके पास जो 200 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनमें से कुछ बच्चों को भी यदि हम मुख्य धारा में जोड़ सके तो हमारा प्रयास सराहनीय रहेगा। इसके लिए हमें आपके सहयोग की भी आवश्यकता रहेगी और आपके आशीर्वाद की भी आवश्यकता रहेगी सर। के बैनर तले आयोजित कवि सम्मेलन कम साहित्यिक गोष्ठी में हमें आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद गौतम जी। इस छोटे से कमरे 10 बाई 10 के कमरे में जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं ज़्यादातर लोगों से अनजान हूँ, माफ़ कीजिएगा मैं सबका नाम नहीं जानता हूँ। जोही सर, जय सतीश सर और जितने लोग हैं, सभी लोगों का वो पहले तो नमस्कार है। सच कहें तो एक साहित्यिक परिचर्चा या कवि सम्मेलन के नाते मैं खुद सबसे नवोदित हूँ, लेकिन मेरा नंबर सबसे लास्ट में आया है। सबसे नया मैं हूँ लेकिन मेरा नंबर लास्ट आया है। गौतम जी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 10 बाई 10 के कमरे में आपने कोई छोटा सा आयोजन नहीं किया है। मैं इसमें 3 पीढ़ियाँ देख रहा हूँ, इसमें 3 पीढ़ी के लोग खड़े हैं और 3 भाषाओं या 4 भाषाओं को मुझे सुनने को मिला है। ठीक है ना, आपने शुरुआत की है, हमारी तरफ से जो भी सहयोग बनेगा हम सहयोग करेंगे, हम आपके साथ हैं। कहते हैं ना कि लोग मिलते गए कारवा बनता गया, तो आपने शुरू किया है तो ये आगे चलता रहेगा। देखिए, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी तो नहीं रहा हूँ, बेसिकली पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ। हाँ, लिखने पढ़ने का शौक जरूर रहा हूँ। आता हूँ बनारस से, बनारस हिंदी की धरती है। कबीर को ले लीजिए, प्रेमचंद को ले लीजिए, तुलसी को ले लीजिए, ये सारे लोग यहीं से जुड़े हैं। तो मैं आता हूँ बनारस से पढ़ाई लिखाई थी, लिखने पढ़ने का शौक था, लिखने का नहीं था। ठीक है ना, पढ़ने का शौक था तो उसी में कुछ लिखना भी हुआ। फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल साइंस से पीजी करने के बाद मैं जर्नलिज्म की तरफ मूव किया और सीधे अखबार से जुड़ गया। अखबारों से मेरा वास्ता, बेसिकली मैं बड़े अखबारों में काम किया हूँ, दैनिक जागरण और अमर उजाला, दोनों यूपी के लगभग बराबर के अखबार हैं। दोनों में आपस में कंपटीशन होता है। हाँ, हमारे पास जो बीट होती थी रिपोर्टिंग की, क्राइम की थी, तो क्राइम की खबरें इतनी होती हैं, खासतौर से वेस्टर्न यूपी में, मेरठ, मुजफ्फरनगर जैसी जगहों पे, कि मतलब आधा अखबार तो क्राइम के खबरों से भरा होता था, जिससे लिखने से जुड़ाव खत्म हो गया। फिर धीरे धीरे मैं, चूंकि जर्नलिज्म में जितनी भी एजुकेशन होती है मैं लेकर के आया था, यहाँ वैकेंसी थी, अप्लाई किया, इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हो गया, मैं आ गया। तो मैं बताऊं, साहित्य का मैं विद्यार्थी नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी साहित्य को पढ़ा हूं। अभी सतीश सर ने आपको अकबर इलाहाबादी की कविता सुनाई थी, खींचो न कमानों को न तीर निकालो, जब तो मुकाबिल हो अखबार निकालो। ये लाइनें अकबर इलाहाबादी की हैं। एक कविता इन्होंने और सुनाई थी, 2 लाइन की, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मैं बताऊं, मेरा साहित्य से जुड़ाव नहीं रहा है, लेकिन मैं इस 2 लाइनों को आगे बढ़ाया हूं, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मैं आगे इसमें जोड़ता हूं 2 लाइन कि जहां न पहुंचे बिठाता वहां पहुंचे संवाददाता। अरे वाह, ठीक है ना। वेरी गुड। ये रचना किसकी है मुझे भी नहीं पता, लेकिन हर कोई इसको कोट करता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मतलब ये साहित्य की बात हो गई। और आप चूंकि यहाँ मीडिया की बात कर रहे हैं, तो अगली जो 2 लाइनें हैं कि जहां न पहुंचे विधाता वहां पहुंचे संवाददाता, ये मीडिया की बात होगी। ठीक है, देखिए, हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, हमारा लोकतांत्रिक देश है। सबको पता है लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और लास्ट मीडिया। 3 को तो संवैधानिक दर्जा है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को संवैधानिक दर्जा है, यह बाकायदा हमारे संविधान में लिखा गया है। लेकिन मीडिया को संवैधानिक दर्जा नहीं है। मीडिया ने अपनी निष्पक्षता के कारण, अपनी तटस्थता के कारण, सच कहने के कारण लोकतंत्र का 4था स्तंभ का जगह बनाया है। मैं बताऊं, लोकतंत्र का 4था स्तंभ हम मीडिया को कहते हैं, लेकिन एक के मीडिया का विद्यार्थी होने के नाते मैं जिस निष्कर्ष तक पहुंचा हूं, यदि लोकतंत्र का 4था स्तंभ मीडिया है, तो उसका जो बेस है, उसका जो आधार है, उसका जो नींव है,
वो साहित्य है, वाह, वो कविता है, सुंदर शब्द। ठीक है ना। चौथा स्तंभ हम कह सकते हैं कि मीडिया है, लेकिन उसका जो बेस है वो साहित्य है। साहित्य। देखिए, हमारे देश में जो पहला अखबार छपा था वह 1826 में अंग्रेज थे, जेम्स ऑगस्टा हिक्की, उन्होंने अंग्रेजी भाषा में अखबार शुरू किया था। अंग्रेजों के पसंद नहीं था, उनको जबरदस्ती नाव में डाल करके वापस भेज दिया। उसके बाद एक लंबे टाइम के बाद कानपुर से ही पहला अखबार छपा था, उदंड मार्तंड, जिसका अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य। ठीक है ना। ये बात है, मतलब अंग्रेज हमारे यहाँ 200 साल रहे हैं, हमारे देश को आज़ाद हुए 70-75 साल हुए हैं, 200 और जोड़ दीजिए, मतलब 300 सालों के से ज़्यादा का टाइम नहीं हुआ, मतलब बल्कि मैं कहता हूँ 200-250 सालों के अंदर की बात है। लेकिन कविता उससे पुराने की है। कबीर को आप ले लीजिए, कबीर भी देखिए कविता का स्वरूप बदलता रहा है। कबीर के जो दोहे हैं वे अपने टाइम पर कविता ही है कि नहीं, उसको अलग नहीं कर सकते। तुलसीदास की जो चौपाइयाँ हैं वो भी कविता है, रविदास ने जो भी लिखा है, रैदास ने जो भी लिखा है, वो सारी कविता है अपने टाइम के हिसाब से। हाँ, उसका स्वरूप समय के साथ साथ बदलता गया है, क्योंकि हमारी बोलचाल की भाषा भी बदलती गई है समय के साथ। तो आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें, प्रेजेंट मीडिया जो है, प्रेजेंट मीडिया खासतौर से मुख्य धारा की मीडिया, मुख्य धारा की मीडिया का जो कर्तव्य है, मुझे जो लगता है, हर आदमी का अपना अपना व्यू हो सकता है, प्रेजेंट उनकी जो मीडिया है खासतौर से मुख्य धारा की, वह अपने व्यवसायिक हितों के कारण जो सामाजिक सरोकार है उससे अपने आप को कट गई, उससे कट गई है, अपने आप को काट लिया है। यहाँ आज के दौर में जो मीडिया घराने हैं उनको, उनका पहला उद्देश्य होता है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ से प्रॉफिट हो। लेकिन एक मैं अनुभव करता हूँ सोशल मीडिया के आने के बाद, जैसे शुरुआत में था ना कि लोग मीडिया में या जर्नलिज्म में के प्रोफेशन में वही लोग आते थे जो शौक रखते थे। सोशल मीडिया के आने के बाद वो शौक रखने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। शुरुआत में जो लोग जर्नलिज्म करते थे वे अपने घर का पैसा, घर बेच करके लोग अखबार चलाते थे, वही काम आज के दौर में सोशल मीडिया के लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया के चलते यूट्यूबर या फिर जो वेबसाइट चल रहा है उसको गवर्नमेंट से कोई ऐड नहीं मिलता, लेकिन लोग चला रहे हैं, उनके पास भी अपने बहुत सारे खर्चे होते हैं, लेकिन उसको कहीं न कहीं से मैनेज करते हैं, अपने पॉकेट से देते हैं, गवर्नमेंट से किसी भी तरह का ऐड नहीं लेते हैं। ठीक है, तो वो दौर आ गया है, कहीं न कहीं से इसकी शुरुआत हो गई है सोशल मीडिया के चलते। मैं बताऊं, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं अखबार नहीं पढ़ता। अखबार आजकल उसमें पढ़ने की कुछ होता ही नहीं। अखबार में देखता जरूर हूँ, अखबार में पढ़ता नहीं हूँ, अखबार में देखता हूँ, पेज पर लगते हुए चला जाता हूँ, जो हेडिंग अच्छी लगती है उसको देखते हुए आगे बढ़ जाता हूँ। लेकिन टेलीविजन भी देखता हूँ, लेकिन टेलीविजन देखता हूँ कोई ना कोई काम करते हुए, अपना लैपटॉप पे कुछ काम करता हूँ, टेलीविजन चल रहा है, न्यूज आ रही है। लेकिन रात में मैं सोने से पहले कुछ YouTube चैनल है जिनको मैं जरूर सुनता हूँ, बगैर उनके सुने लगता ही नहीं कि आज मैंने कुछ पढ़ा या देखा या कुछ जाना। कुछ नहीं, बिस्तर पे लेट गया, पिलो के पास YouTube लगा करके उल्टा रख दिया, देख नहीं रहा हूँ लेकिन वो सुन रहा हूँ। ठीक है ना। तो सोशल मीडिया ने शुरुआत कर दी है लोकतंत्र का सच्चा प्रहरी होने का। ठीक है ना। देखिए, कभी हम कहते थे ना साहित्य समाज का दर्पण है, बीच में कहने लगे थे पत्रकारिता समाज का दर्पण है, लेकिन आज की डेट में सच कहे तो सोशल मीडिया समाज का दर्पण है। ठीक है ना। तो आज के डेट में सोशल मीडिया समाज का दर्पण है और न्यूज प्लस जैसे चैनल ही इसको आगे बढ़ा रहे हैं। एक दो नहीं, देखिए खास तौर से पिछले 2-3 सालों में आप देखिएगा मुख्य धारा के जितने भी बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे सबकी नौकरियां गई, सबकी नौकरी गई है। और वो सारे लोग हिम्मत नहीं हारे, उनके पास नौकरी नहीं है, लेकिन वो यूट्यूब पे हैं। तो सोशल मीडिया ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है। लगभग ये वही स्थिति है जब हमारा देश गुलाम था। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि
हमारे देश में पत्रकारिता का विकास हो। लगभग वही स्थिति है आज के समय में भी कि कुछ लोग नहीं चाहते कि पत्रकारिता इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन सोशल मीडिया ने ऐसे लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, जिस प्लेटफॉर्म पर वो लोगों ने बताना शुरू कर दिया है कि समाज में क्या हो रहा है। समाज का वास्तविक दर्पण उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया है। अब देखिए, चूंकि बात यहाँ कवि सम्मेलन की है और मैंने पहले बता दिया था कि मेरा साहित्य से कोई रुझान नहीं रहा है, मैं भी 2-4 लाइनें सुनाऊंगा। मैं बताऊं, उसमें कुछ लिखा हुआ भी है, कुछ पढ़ा हुआ भी है, कुछ सुना हुआ भी है, ठीक है ना। लिखा हुआ सुनाऊं तो एक 2 लाइन की कविता है। रोज पढ़ता हूं रात की तन्हाइयों में एक वो खत जिसे उसने अभी तक लिखा ही नहीं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। खासतौर से हम अपने जमाने की बात कर रहे हैं, जब सोशल मीडिया नहीं था, लिखने पढ़ने की जब शुरुआत होती थी, उस टाइम हमने यूनिवर्सिटी टाइम में लिखा था इसको कि रोज पढ़ता हूँ रात की तन्हाइयों में एक वो खत जिसे उसने अभी तक लिखा ही नहीं। बस ये 2 लाइन है। एक कहीं से पढ़ा था, वो याद है मेरे को और अच्छे से याद है। घर नहीं है मेरा, घर मुझे चाहिए। घर के भीतर प्रकाश हो, इसकी मुझे चिंता नहीं। प्रकाश के घेरे में घर हो, इसकी मुझे है तलाश। इसकी मुझे है तलाश। ठीक है ना। और एक छोटा सा प्रसंग और याद आ रहा है मेरे को, जब मैं शिमला पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू देने आया था। ठीक है ना। देखिए, अपनी बात को यदि हम कविता के माध्यम से कहें तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। ठीक है ना। मैं जब पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू देने आया था तो उनका पहला क्वेश्चन था कि मेरा नाम अवधेश है, तो अवध के बारे में बताऊं कि मैं आता हूं बनारस से। अवध है लखनऊ, अवध और लखनऊ को कहते थे, नवाबों के शहर लखनऊ को कहते थे अवध। तो हमने उसके बारे में कुछ बताया। उसी दौरान मेरे को एक 4 लाइन की कविता याद आ गई और मैंने उनको बाकायदा कहा कि कहिए तो मैं आपको एक कविता सुनाता हूं, उस कविता में आपके सवाल का जवाब मिलेगा। ठीक है। तो मैंने उनको 4 लाइन की कविता सुनाई थी। तितलियों के शहर में चर्चा ये आम है, कलियां वो कर रही हैं जो फूलों का काम है। शाम ए अवध का नाम है बहुत, हुआ करे मगर सुबह की हर किरण पर बनारस का नाम है। ठीक है ना। तो मैंने इस कविता से अपनी बात को आगे बढ़ाया था। फिर और उनके सवाल थे, मैं जवाब देता चला गया। लास्ट में सिलेक्शन हो गया, मैं आ गया यहाँ। देखिए, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं मीडिया एजुकेशन की भी। ठीक है ना। देखिए, जैसे जो मुझे लगता है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ चूंकि बहुत सारे लोग हैं जो लिखते हैं, कवि हैं, लिखना सिखाया नहीं जा सकता, लिखना सीखा जा सकता है। ठीक है ना। यदि आप में लिखने की इच्छा है तो आप लिखना शुरू कर देंगे। छोटा सा बच्चा होता है, कुछ नहीं जानता, उसमें लिखने की इच्छा होती है, घर से कुछ भी उठाता दीवार पर मार देता, नहीं, इच्छा है ना। हम मना भी करते हैं, बेटा यहाँ नहीं लिखो, नहीं मानता, दोबारा फिर लिखता है। और वो लिखते लिखते एक टाइम आता है कि ए लिखना सीख जाता है, बी लिखता है, ABCD मतलब सब कुछ लिख लेता है। तो वो पहला प्रयास जो वो घर से कोई भी सामान उठा के जो दीवार पे मारता है, शायद नहीं किया होता तो लिखना नहीं सीखता है। सिर्फ उसी तरह से है कविता। कविता लिखना सिखाया नहीं जा सकता। देखिए, लिखना चाहे जिस भी विधा में हो, एक साधना है, लगातार प्रैक्टिस करके उसे पाया जा सकता है। वही हर पत्रकारिता का भी है। पत्रकारिता सिखाया नहीं जा सकता, सीखा जा सकता है। आपको पत्रकारिता की ABCD आती है तो आपको कोई उसके आगे का EFGH सिखा सकता है। यदि ABCD नहीं आएगी तो EFGH कोई नहीं सिखा सकता। ठीक है ना। और प्रेजेंट टाइम में खास तौर से यदि हम मीडिया एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 3 तरह के टीचर अवेलेबल हैं। 3 तरह के। एक, नंबर 1, जिन्होंने केवल मीडिया इंडस्ट्री में काम किया। नंबर 2 वो लोग हैं
जिन्होंने केवल मीडिया की किताबें पढ़ी है, ठीक है ना। नंबर 3, जिन्होंने इंडस्ट्री में भी काम किया है और किताबें भी पढ़ी है, ठीक है। मैं बताऊं, आज किसी भी यूनिवर्सिटी का मैं बता रहा हूं, जो सिलेबस है मीडिया का, वो इंडस्ट्री से उसका कोई रिलेशन नहीं, ठीक है ना। जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो सिलेबस में नहीं है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने बनारस से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करके जब निकला था, तो बनारस दैनिक जागरण में अप्रेंटिसशिप शुरू की, तो वहाँ टाइपिंग सीखी, ठीक है ना। जबकि हमें टाइपिंग वहीं सीख लेना चाहिए था। एज ए हॉबी कोर्स आप चला लेते, तो टाइपिंग हमें जबकि पहले आना चाहिए था। चलो हमने टाइपिंग सीख लिया। टाइपिंग सीखने के बाद जब मैं इंडस्ट्री में आया, फील्ड में आया, तो जो पढ़ के आया था उसका कोई मतलब नहीं था। वहां आकर के फिर से सीखना पड़ा, और सीखने के बाद चलो बनारस दैनिक जागरण से शुरू किया, बरेली आया, बरेली से मेरठ वहां गया, शाहजहांपुर से मेरठ आया, मेरठ से मुजफ्फरनगर आया, मुजफ्फरनगर फिर मेरठ आया, दैनिक जागरण से अमर उजाला। 2 जगह हमने सफर किया, और दोनों जगह हमने जो भी कुछ सीखा फील्ड में, जब यहाँ एजुकेशन में आया, एकेडमिक, उसकी कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो सिलेबस का कोई तालमेल ही नहीं है। इस समय देखिए, मीडिया एजुकेशन को यदि आगे ले जाना है तो इंडस्ट्री की क्या डिमांड है, उससे सिलेबस को कोरिलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। बल्कि मैं कह रहा हूं, सोशल मीडिया के आने के बाद मीडिया एजुकेशन और आसान हो गया। आसान इसलिए हो गया है कि जब हम पढ़ते थे उस समय एक ही दूरदर्शन था, कुछ केबल के थ्रू घरों में आता था, उसको देख लेते थे। स्टूडियो दूरदर्शन का देखना एक सपने की तरह था। आज की डेट में क्या है, नेशनल ये आने के बाद इंटरनेट और सोशल मीडिया, मोबाइल, आप अपने घर में स्टूडियो बनाया जा सकता है। स्टूडियो को हर कॉलेजों में बनाया जा सकता है कि नहीं। तो आज की डेट में मीडिया एजुकेशन देना आसान हो गया है, बशर्ते उसको हम कोरिलेट कर दें सिलेबस से। थैंक यू, बस यहीं तक। हाँ, लास्ट में एक चीज और है, लास्ट में मेरे को एक लाइन, 2-4 लाइनें और याद आ गई, और मैं सुना कर अपनी बात को खत्म करूंगा। हम नींव के पत्थर हैं, तरासे नहीं जाते, जो तरासे गए वो मीनार बन गए। हम जैसे ही कुछ किताबों में है बंद, कुछ रोज रोज के अखबार बन गए। आज बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा। हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छा कार्यक्रम रहा। इसके बावजूद भी कुछ कमियां रही होगी, उन सबको आप थोड़ा सा नज़रअंदाज करें और हमारी कमियों से हमें अवगत करवाएं, ताकि हम अगली बार उन कमियों के अंदर और सुधार कर सकें। क्योंकि ये मेरा एक व्यक्तिगत थॉट भी रहा, एक छोटा सा बचपन का अनुभव है। मैं पहले वर्ष 1997-98 में फोटोग्राफी करता था, तो उस दौर में हम फोटो खींचते थे, तो वो एक बिल रसीद हम काट के देते थे। तो बहुत सारे फोटोग्राफर आपस में बड़े लड़ते झगड़ते रहते थे कि लड़ाइयाँ होती रहती थी उधर उधर। तो हमने उसके अंदर, मैंने उसमें 2-3 लाइनें लिखी हुई थी कि आपकी जो फोटो, सबको लगता है कि यार मेरी फोटो अच्छी आनी चाहिए, कोई ये नहीं चाहता कि मेरी फोटो खराब आ जाए। तो फिर कई बार लोग बोलते थे यार मैं तो अच्छा हूँ, ये फोटो खराब आ गई, क्योंकि हमारे कैमरे बड़े टेक्निकल से होते थे। कई बार फ्लैश टीडी लग गई, ये लग गया, वो लग गया, तो प्रॉपर फोटो आ भी नहीं पाती थी। पर कई बार लोगों को उसमें रहता था कि मैं, लड़कियों को खास करके ज्यादा रहता था कि भाई मैं तो बहुत सुंदर हूँ और ये फोटो बड़ी खराब आ गई। तो बड़ा झगड़ा करते थे हमारे साथ, भाई नहीं पैसे नहीं देने, या तो फोटो खराब आ गई। तो हमने उसमें वो कुछ लाइनें लिखी थी कि आपकी खूबसूरती जो है भगवान की देन है ना, उस खूबसूरती को सुंदरता देना हमारा कार्य है सिर्फ, ताकि उसमें कोई ज्यादा टिप्पणी ना करे कि यार मैं अब जो है तो वो है। तो दूसरी उसके साथ एक लाइन हमने जोड़ी थी कि यदि हमारी सेवा से आप यदि खुश हैं तो आप औरों को बताएं, हमारी सेवा में यदि कोई कमी है तो उसको हमें बताएं। तो आप लोगों से भी यही गुंजारिश रहेगी कि इस तरह के कार्यक्रम हम करते रहें, और इसकी जो कमियां हैं वो ज़रूर हमें अवगत करवाएं,
मैं इंदु नवनीत जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जब भी हमने न्यूज़ प्लस की पत्रिका निकालते हैं हम बीच बीच में जब समय मिला या थोड़ा सा धन उसके लिए हम जुटा पाए, तो उसमें स्पेलिंग्स मात्राओं की बहुत गलतियाँ रहती थी, तो ये हमें अवगत करवाते रहते थे बिल्कुल में कि भाई स्पेलिंग है गलत है। तो तब जा करके हमने उन चीज़ों के बीच में सुधार। बहुत सारे लोग डरते थे, यार पत्रकार है, मैं बोल दूंगा तो ये कहीं कल मेरी कुछ खबर ही ना छाप दें। तो वो चीज़ें ना रहें, कार्यक्रमों में गलतियाँ अक्सर रहती है, कमियाँ अक्सर रहती है, तो आगे से इस कार्यक्रम को और बेहतर करें। एक बार फिर से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर यादव जी का, जयदेव विद्रोही जी का, सतीश चंद्र गौड़ा जी का, इंदु नवनीत भारद्वाज जी का, भगवान प्रकाश जी का, फिरासत खान जी सहित लक्ष्मी कश्यप जी का, और इसके अतिरिक्त न्यूज़ प्लस परिवार और विजन इंडिया परिवार के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और जो आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे, तमन्ना का, हीरा मैम का, आप सबका धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि अगला वाला कार्यक्रम हम और बेहतर करें और उससे बढ़िया करें। और कार्यक्रम के अंत में जैसे इंदु जी ने कभी कहा था कि कभी कभी कविताएं जाग जाती है, तो मुझे लगता है कि कल्पना की कविता भी जाग गई है फिर से, तो चाह रही है कि मैं कुछ बोलूं, तो कार्यक्रम का अंत हम करेंगे उसके साथ। कुछ बोलना चाहते नहीं, थैंक यू। तो अगले कार्यक्रम के लिए और बहुत सुंदर रचनाएं हम कुछ कोशिश करेंगे कुछ युवा लेखकों को अपने साथ जोड़ने की और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से करने की। थोड़ा सा टीवी चैनल के कार्यक्रम थोड़े से अलग से तरीके से हमको करने पड़ते हैं, कई बार बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, लाइटिंग दिक्कत कर लेती है, तो उन सब चीज़ों के लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे कि थोड़ा सा व्यवधान रहता है, बीच में कैमरे वाले खड़े हो जाते हैं। तो इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं फैशन पॉइंट बंजार, लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर की विस्तृत रेंज, राजू दी हट्टी बाली चौकी, विवाह उत्सव तथा हवन पाठ के सामान पर विशेष डिस्काउंट, शोभा पैलेस बाली चौकी, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे, होटल रॉयल मेंशन, अति आधुनिक सुविधाओं के साथ फैमिली तथा लग्जरी बेडरूम, हिम सोलर, सौर ऊर्जा की सारी सुविधाएं एवं समस्याओं का तुरंत समाधान, विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।